चलिए, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की एक्सपायरी। कल की मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वाला वो ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। और एक्सपायरी से पहले आपने नोटिस करा होगा मूड माहौल कुछ सुधरता हुआ नजर आया। कल सुबह जिस डिवाइन इंटरवेंशन की हम लोग बात कर रहे थे वो फाइनली शायद हो गया। 4 दिनों की कमजोरी के बाद कल भारतीय बाजारों में एक तिहाई से आधे % की दोनों बेंचमार्क्स में मजबूती देखने को मिली। इनफैक्ट कल का इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा और एक समय कल निफ्टी 200 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था और फाइनली हम बंद हुए 85 पॉइंट ऊपर जाके। तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का दिन के लो से स्विंग मिला हमारे भारतीय बाजारों को। और हाईलाइट था मार्केट ब्रेथ। पिछले कुछ दिनों से खासी वीक होने के बाद 3-for-1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 75% शेयर्स हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। तो कल लंबे अरसे बाद स्क्रीन देखकर अच्छा लग रहा था। आज ग्लोबली बड़ा इंपॉर्टेंट लाइनअप है इवेंट्स का। तो यूएस में जो इस नवंबर के शुरुआत में फेड की बैठक हुई थी उसके आज शाम को मिनट्स रिलीज होंगे। साथ साथ Q3 जीडीपी और वहां पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे। ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी अकाउंट्स का रिलीज होता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह बन रहा है कि कल की जो इंट्राडे रिकवरी हमने अपनी स्क्रीन पे आती हुई देखी वो कितनी टिकाऊ है, उस पर करेंगे फोकस। लेकिन पहले जरा संकेत देख लीजिए। यूएस मार्केट्स में कल मिला जुला फिर से सेशन था। डाउ देखते तो मजबूती, नैस्डैक देखते तो कमजोरी, ऐसा माहौल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। दरअसल क्या हुआ, डाउ में आधे % का उछाल, दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी और फाइनली दिन के हाईज पे जाके डाउ बंद हुआ। पर नैस्डैक में जो सेल ऑफ है, वो टेक शेयर्स का सेल ऑफ, वो कंटिन्यू करता हुआ। तो कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे नैस्डैक 1.25% गिरा था, उसके ऊपर और आधे % की कमजोरी कल नैस्डैक में देखने को मिली। और दिन भर कल के ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा था। अब तब और आप क्विकली स्क्रीन पर लिख रही क्या डाइजेस्ट किया था और एक्चुअल सेशन में हुआ क्या। हम डाइजेस्ट करके गए थे डाउ की 20-25 पॉइंट की गिरावट हो गई, वहां पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मजबूती, उस पर जोड़ लीजिए आज 24-25 पॉइंट का दबाव। तो डाउ देख लें तो पिक्चर अच्छी है। नैस्डैक जितनी कमजोरी डाइजेस्ट करी थी उतना ही दबाव था और आज सुबह भी सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट्स के परफॉर्मेंस के लिहाज से तो थोड़ा सा बेहतर ही है। पर वो बॉन्ड यील्ड्स का कूल ऑफ हुए नहीं, जहां थे उसी लेवल्स के आसपास और कंसोलिडेट होते हुए। वो क्या डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ? नहीं, 96.5 के लेवल्स पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर से इस नीरज जी की खबरों के बीच में कि ओपेक और नॉन ओपेक देश जिस तरह से क्रूड में इंटरवेंशंस कर रहे हैं उस मार्केट में, उल्टा हो गया। ये तो 82 लेवल के लेवल्स पर क्रूड पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सोना वापस $1800 के नीचे कंसोलिडेट करना शुरू कर चुका है। कहां 1850 तक के लेवल्स हमने देखे थे, 1860-70 तक चला गया था, स्लिप हो गया है। ये सारे क्यूज डाइजेस्ट करेंगे। एशियाई पैक दिखा दीजिएगा। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई वेडनेसडे के दिन 1/4% की बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज की कर सकते हैं शुरुआत। ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल बताने के लिए नीरज जी स्टूडियोज में, वीरू बताएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। कैसा मूड अच्छा है। ये नैस्डैक क्यों पट रहा था? रेट सेंसिटिव सारे स्टॉक्स पट रहे हैं। ये जो उधारी नहीं लेता उसमें भी रेट सेंसिटिव हो जाता है क्या वो मामला, या फिर कंज्यूमर के साइड से? ग्रोथ कंज्यूमर के साइड से हाँ, हो सकता है। कंज्यूमर की साइड से ग्रोथ उधर ही है। जिनको अपने यहाँ आईटी का काम कराना है उनके लिए तो ग्रोथ चाहिए ना। तो इसलिए कल देखिए जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे या एनर्जी वाले स्टॉक्स थे वो उन सब में अच्छी तेजी मिली, इसलिए डाउ जोन्स ऊपर था। S&P थोड़ा लड़खड़ाने के बाद फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक गिर गया क्योंकि वही कंसर्न बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड 1.67 के आसपास पहुंच रही है। कच्चा तेल, मैंने आपसे कल कहा था ना कि ये इट्स वेरी बैड आइडिया कि आप अपना रिजर्व निकाल के क्रूड के दाम सस्ता करें। तो ओपेक ने खाली एक चैलेंज किया था, इसलिए भाग गया। $4 ऊपर है और अब ओपेक भड़क गया है। अब तो झगड़ा हो गया ना। अब तो झगड़ा हो गया, ये गड़बड़ होने वाला अब है। आप खर्च करो अपना पहले सारा रिजर्व, फिर देखेंगे। अरे 5 मिलियन 4 मिलियन बैरल तो होगा क्या इतने बड़े बाजार का? वही ना, ये अननेसेसरी की एक प्रेशर बनाने वाली बात थी जिसका कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए $4 फिर ऊपर आ गया क्रूड। बार्कलेज $120 के टारगेट दे रहे हैं, मतलब नहीं उसका। तो क्रूड में जो नरमी आई थी वो फिर पलट के ऊपर आ गई है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स 96.5 के ऊपर बना हुआ है। तो सेटअप में कोई चेंज नहीं हुआ है। कल भारतीय बाज़ारों में भी और यूएस के मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म के बाद थोड़ी सी लोगों ने प्रॉफिट बनाने की कोशिश में खरीदारी की है और उन्हीं में की है जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आई। तेल ऊपर गया तो एनर्जी स्टॉक्स ऊपर गए।
फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर गए, लेकिन सेटअप में कोई चेंज नहीं है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है क्योंकि डाउ जोन्स ऊपर है। अभी चित भी मेरी पट भी मेरी भाई, ये संकेत है डेटा गड़बड़ है, मैं तो सेंटिमेंट सत्य है, इसमें कुछ झूठ बोला मैंने। डाउ जोन्स ऊपर है, सेंटिमेंट बढ़िया है, और इसलिए एसएक्स निफ्टी भी ऊपर नजर आ रहा है। एसजेस ऊपर है आ रहा, और डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, fact कच्चा है। तेल ऊपर, ही फैक्ट है। अब मैं क्या करूँ इसमें? टमाटर 120 रुपए किलो है केरल में। हाँ, आज खाने में टमाटर डाला नहीं डाला? मैं ये सोचा था टमाटर से केचप वाली कंपनी पे असर पड़ेगा क्या कुछ? टमाटर कद्दू से बनता हमारे ऑफिस में तो ठीक है। चलिए, तो ये ग्लोबल क्यूज जिस पे हमें करना है रिएक्ट। लेकिन वीरू के पास जाऊं उससे पहले, कल बढ़िया वॉलेटिलिटी से ब्रेसअप करा, लोस से रिकवरी आई, लेकिन सबके बीच में हुआ क्या, वो एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े आएंगे थर्सडे को, यानी कि पिछले हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन 3,900 करोड़ की बिकवाली, मंडे को 3,400 करोड़ रुपए की बिकवाली, और कल हो गई 4,400 करोड़ की बिकवाली। और हर दिन हम कल वेदांता का लार्ज ट्रेड हुआ, 4,500 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड हुआ, उसमें वेदांता की प्रमोटर एंटिटीज ने जो खरीदा वो तो नजर आया, सेल के आंकड़े नजर नहीं आए। तो हो सकता है भाई एफआई अब बहाने ढूंढे जा रहे हैं। पेटीएम, इससे पहले 2 दिन हम लोग कह रहे थे पेटीएम का सेल ऑफ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कल वेदांता की बात सामने आई, हालांकि लास्ट ट्रेड में वो है नहीं, लेकिन होगा, किसी एफआईएस ने छोड़ा भी होगा माल। लेकिन जो भी हो, ये एफआईएस की शुद्ध सेलिंग के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए इस तरह से ऑफलोडिंग चल रही है। ऐसे में वीरू से बताएंगे अब ये तो कैश मार्केट की बात, वायदा में पोजीशनिंग कैसी है, कल एक्सपायरी सामने खड़ी है, कल जो दिन के लो से रिकवरी आई है, क्या उसमें फर्दर लेग्स हैं और शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आएंगे? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने एफआईएस के कैश की जो सेलिंग के आंकड़े हैं वो काफ़ी सिवियर हैं, काफ़ी भारी हैं। अब चाहे कहीं के भी हों, है तो है 4400 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की बाइंग 1400 करोड़ रुपए की, हालांकि उसके अगर आप देखें 1/3 भी नहीं है ये कंपनसेट करने के लिए। लेकिन इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें? देखिए आशीष, कल हमने 2 बातें कही थी। कल शॉर्ट करने का दिन नहीं था, कल शॉर्ट पे प्रॉफिट्स बुक करने का दिन था। एग्जैक्टली वही लेवल क्या था? 17,250, 159, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक पे आइए 36,644, ये हमारा एक लेवल था, एग्जैक्टली वही डे लो है। क्यों? ये पुट राइटर्स का जोन था, ये था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहीं से अगर आप देखें निफ्टी और निफ्टी बैंक ने पुल बैक लिया। उसके बाद मैंने कल कोई लॉन्ग ट्रेड रिकमेंड नहीं किया था आशीष, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था 2 से लेकर 3:30 के बीच में एक चीज देखने का। 2 बजे 17,400 पे पुट राइटर था, लेकिन 17,500 पे नहीं था। लेकिन जाते जाते 3:30 तक आते आते 17,500 पे भी पुट राइटर आ गया था, और इसीलिए मैंने वहां पे क्लोजिंग में व्यू शेयर किया था कि 17,600 की कॉल को आप कैरी कर सकते हैं, सिर्फ उस कॉल को जो कि कल एक्सपायर होगी। यहां पे आशीष एक चीज है, देखिए पहले कल 100 डेमा ने काम कर दिया, जिसने हिस्टोरिकली कोविड 2 में भी काम किया था, वहां से पुल बैक आया था, वहां से निफ्टी को एक पुल बैक मिला। एफआईएस का कैश का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा परेशानी भरा है, लेकिन जो डेरिवेटिव्स के आंकड़े हैं क्लोजर टू एक्सपायरी, थोड़ा सर्कमस्टेंसेस बदलने के संकेत दे रहे हैं। देखिए आशीष, जब जब उनकी कैश की सीवियर सेलिंग थी, उन्होंने इंडेक्स नहीं बेचा, डेरिवेटिव्स में वो सेलर नहीं थे, याद रखिएगा। कल भी और परसों भी और उससे पहले भी अगर आप देखें, उन्होंने इंडेक्स नहीं बेचा, इवन पिछले गुरुवार को भी नहीं बेचा। कल भी 300 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 5500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और याद रखिए आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अपनी पोजीशंस को बड़ी बुरी तरीके से और बड़ी हैवी क्वांटम में रिवर्स किया है। 3270 करोड़ रुपए की इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए हैं आशीष उन्होंने क्लोजर टू एक्सपायरी। तो याद रखिएगा इस डेटा का इंपैक्ट क्लोजर टू एक्सपायरी इंडस्ट्रीज पे पड़ सकता है। और एक और चीज, 61,000 पुट शॉर्ट आई हैं और करीब 43,000 पुट लॉन्ग आई हैं, और उससे भी बड़ा आंकड़ा यह है आशीष कि 21,000 शॉर्ट कॉल कवर हुई हैं, जो कि ऊपर का प्रेशर कम होने के संकेत हैं। बट याद रखिएगा इस डेटा को आपको सिर्फ आज और कल के प्रोस्पेक्टिव में देखना है, क्लोजर टू एक्सपायरी जिसे कहते हैं। देखिए अभी क्या करते हैं आशीष, कल कॉल्स में ओपन ओआई शेड हुआ है 17,500, 17,600, 17,700 के जोन में, और आप समझ लीजिए कि 17,700 पे आता है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये पुल बैक जो हमने कल देखा, ये कंटिन्यू कर सकता है 690, 710 तक। वो कैसे बनेगा? ड्यूरिंग द डे अगर हम 17,510, 20 के ऊपर टिकते हैं और कल का इंट्राडे हाई क्रॉस करते हैं, तो आपको एक 100 पॉइंट का स्विंग मिल सकता है टुवर्ड्स कहां तक? 650, 690 तक। 690, 710 टफ है, याद रखिए वहां पे कॉल राइटर्स भी हैं, और वहां पे आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करिए, और याद रखिएगा ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम 390, 410 का जोन वॉलेट करते हैं तो शॉर्ट करने से परहेज भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। दैट मीन्स बाजार
हायर लेवल्स पर टिक नहीं रहा। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आशीष, कल अगर आप देखें इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके क्लोजिंग दी। 37,000 पे पुट राइटर थे। ओपनिंग के बाद स्थिर होने का इंतजार करिए। 37,200 के ऊपर 300 के ऊपर टिका रहे और कल का इंट्राडे हाई काटे तो याद रखिएगा आपको एक 300-400 पॉइंट का स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 37,700-800, क्योंकि 37,500 पे कॉल राइटर है, 37,400 आपका कल का इंट्राडे हाई है। वो निकलेगा तो 300-400 पॉइंट का आपको एक एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा स्ट्रेंथ रहेगी 37,000 37,200 के ऊपर ही। तो आशीष, इस डेटा का इंपैक्ट आज और कल के सेशन में इसको बिलीव करके चलिए कि पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग। तो 17,600 की जो कॉल बाजार में बंद होते होते जो कैरी करी गई है वो आपको और फायदा देती हुई नजर आएगी। क्लोजर टू एक्सपायरी एफआई का डेटा जिस तरह का आ रहा है वो शायद एक्सपायरी पर असर डालता हुआ नजर आया। पुल बैक जो है वो होपफुली कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा 690 710 तक के जोन्स तक। पर जैसे वीरू ने स्पेसिफिकली कहा हायर लेवल्स पर बाजार टिक नहीं पा रहे हैं तो उन जोन्स के आसपास अपना मुनाफा बांधने की भी आपको करनी है तैयारी। अच्छा, कोविड के केसेस बढ़ने की आप बात कर रहे थे। कल WHO की एक रिपोर्ट आई है, कहती है यूरोप और सेंट्रल एशिया में स्प्रिंग मेरे ख्याल से मार्च एंड तक होता है, 7 लाख एडिशनल डेथ्स का आंकड़े उनकी तरफ से आते हुए, यानी कि कुल डेथ जो हो जाएंगी उस रीजन्स की 22 लाख तक बढ़ती हुई होंगी। इस तरह का इम्पैक्ट आने वाला है। WHO की मानना चाहिए क्या? चॉइस नहीं है। हाँ, बात सही है। तो भैया ये सब हो रहा है, फॉची सर की माननी चाहिए। हाँ? डॉक्टर फॉची ने भी कुछ बोला क्या हाल फिलहाल में? पता है, मैं तो WHO का पढ़ रहा था, उन्होंने इन सब मेंशन करा, तो मैं तो समझ नहीं पाया था। अपने बॉम्बे में तो इतना क्लाइमेट होते नहीं है, गर्मी होती है और बारिश होती है, तो ये स्प्रिंग का तो अच्छा उसमें लिखा था मार्च एंड तक। तो मार्च एंड तक इतने केसेस हो जाएंगे। लेकिन चलिए हर्षा से जान लेते हैं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत आप सरकारी बैंकों के साथ होता हुआ देखेंगे, क्योंकि 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार एक बिल लाने वाली है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट देखने को मिलेगा और 2 स्टॉक्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो पूरा आपको पैक आज एक्शन में दिखाई देगा। और हमने देखा भी है कि थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला था हाल फिलहाल में सरकारी बैंकों में। दूसरी तरफ आज दरअसल भारतीय एयरटेल भी एक बार फिर रेडार पर रहेगा। प्राइस हाइक के बाद जो टैरिफ उन्होंने बढ़ाया उसके बाद दरअसल कई सारी ब्रोकरेजेस ने अपना अपग्रेड दिया। अब मूडीज ने भी दरअसल कंपनी पर अपनी जो रेटिंग है या फिर आउटलुक है वो और मजबूत किया है, आउटलुक पॉजिटिव किया है। पहले स्टेबल इसे करार दिया गया था, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। लाइका लैब्स रेडार पर रखिएगा। यहाँ पर देखिए, कल ही मैं आपको बता रही थी कि परसों के सत्र में इप्का लैब्स ने अच्छा खासा स्टेक लिया। कल फिर 2 बड़े सौदे हुए हैं। इप्का ने करीब 17 लाख शेयरों के सौदे किए 126 रुपए के भाव पर। तो यहाँ पर लार्जली इप्का लैब्स लाइका में अपना स्टेक बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। फर्स्ट सोर्स पर भी नजरें रखिएगा। एनालिस्ट मीट हुई और उसमें दरअसल कंपनी ने कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने आउटलुक दिया था डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का, वो गाइडेंस पर बरकरार रहेंगे, यानी कि 14.5 से 15.5% कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर ग्रोथ हासिल होती हुई दिखाई देगी। उनको ज्यादा भरोसा है कि सेकंड क्वार्टर में जो सॉफ्टनेस देखने को मिली थी उससे बाजार उभरता हुआ दिखाई देगा और Q4 में स्पेशली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी दिखा पाएगी। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजिटल बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस समय 9% तक की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, ये अगले 3 सालों में 20% से ज्यादा की हो जाएगी ओवरऑल इनके रेवेन्यू में। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। मॉर्गेज बिजनेस थोड़ा सा नर्म है, लेकिन FY22 के अंत तक और FY23 के बिगिनिंग में यानी कि Q4 और Q1 में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल एनालिस्ट मीट के बड़े टेकअवेज निकल कर आए हैं। मैं इनफैक्ट एक और वो खबर पढ़ रही थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कल जो कहा है कि GSAT-7C सैटेलाइट इंडियन एयरफोर्स के लिए अनुमति मिल जाए और कुछ रेडियोस पर काम होगा। मैं बस ये इन्फो करने की कोशिश कर रही हूँ कि किन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। मुझे याद है एमटार ने कुछ ऐसा जिक्र किया था कि डिफेंस सैटेलाइट के लिए और रेडियो बिजनेस के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर नजरें रहनी चाहिए। देखते हैं और कौन सी डिफेंस कंपनियां हैं जो इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं जिसमें कुछ फायदा बन सकता है। आप पता नहीं ऑर्डर किसको मिलेगा, है तो BEL, है तो अस्त्र माइक्रोवेव, एग्जैक्टली, है तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स भी। इसरो के थ्रू कौन कौन इसरो को मिलेगा, इसरो के थ्रू जो जो पार्टनर्स होंगे
उन तो सबको इसरो फायदा का मिले। बड़ा पार्टनर तो एमटार है ही, इसीलिए मैं वो और BEL के लॉजिक साथ भी लगा काम रही थी, होता और है। बीएल भी है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव इन सबके लिए। आज सीमेंस के रिजल्ट्स आने हैं। दरअसल ध्यान रखिए सितंबर एंडिंग कंपनी है, तो एनुअल रिजल्ट्स आज आएंगे उस कंपनी के। आईएक्स कल जो चर्चा हो रही थी, आज से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में ट्रेडिंग की शुरुआत होगी और आज दोपहर की कैबिनेट मीट हाईलाइट रहेगी। देखते हैं 3 फार्म लॉस शायद रिपील होते हुए या वापस लेने की तैयारी होगी। अच्छा, एक चीज और, विंटर सेशन की बात कर दी हर्षदा ने। मंडे से शुरू हो रहा है विंटर सेशन, जिसमें ये 2 प्राइवेट पीएसयू बैंक से प्राइवेटाइजेशन की अपनी जगह क्रिप्टो करेंसीज पे बिल आ रहा है। मतलब वो मूव करने की तैयारी है। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। तो बेसिकली फ्रेमवर्क तय होगा आरबीआई जो क्रिप्टो करेंसी जारी करती है उस पे, और शायद जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे बैन। मतलब क्या बात कर रहे हैं? बिटकॉइन, डॉजी कॉइन है, डॉगी कॉइन, जो भी ये सब, मतलब हम नहीं ले डोजकॉइन पाएंगे। में तो कल काफी गिरावट भी आ गई इस इसीलिए? डेवलपमेंट के बाद ग्लोबली। हाँ, तो मतलब हम बिटकॉइन से टेस्ला नहीं खरीद पाएंगे अब। प्राइवेट वाले। हाँ, बिटकॉइन से। पहले तो मैंने तो समझ में नहीं आता ये है क्या। ये हर्षदा बताएंगे आपको। रोज शो में आप ब्रेक देखते नहीं है चैनल में। आज मैं चैनल की अड्डा जो करने की ब्रेक मूड होती है में वो हूँ भी उस उतनी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें हर्षदा का आता है डिजिटल करेंसी के बारे में। हाँ चलो उसमें देखते हैं, उसमें समझते हैं। हाँ, तो ब्रेक देखिए, ब्रेक के उस पार लौटते हैं और फिर बाजार का एक क्विक अपडेट। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक देखी क्या आपने? नहीं आया उसमें। ये झूठ बोल रहे, मुझसे बातें कर रहे थे, देखी नहीं ब्रेक आप? देखा मैंने, आवाज आती रहती है ना। अच्छा, अगले ब्रेक में अगले देखा होगा। ब्रेक में एसजीएक्स निफ्टी मोमेंटम थोड़ा सा पिकअप होता हुआ 1/3% के उछाल के साथ एक्सपायरी से एक दिन पहले शुरुआत होने के इंडिकेशंस, और कल का जो पुल बैक है बातचीत में निकल कर आया है कि होपफुली शायद फर्दर लेग्स हैं। कुछ और अप मूव भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा। 690-710 के जोन्स होंगे जहां पे आपको अपना मुनाफा बांधना है। तो प्री बजट रैली शुरू हो जाएगी नहीं? 1 फरवरी को बजट आएगा, दिन कितने बाकी, 2 महीने अभी प्री बजट रैली शुरू हो जाएगी मार्केट के लिए। बहाना बन सकता है। वो पता जब होगी तो हम लोग रीजन पीछे से दे देंगे हम लोग, जब हो जाएगी रैली शुरू। ये प्री बजट रैली थी, लेकिन इस समय वक्त ब्रेक का, मॉर्निंग कॉल में ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।